Hello friends, I am Sarunga. Today I will discuss about a Bulgaria. Bulgaria में हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में देखेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन दिया है उनको हम देखेंगे और उसके बाद हम इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो जो ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। तो उससे पहले हम जो देख लेते हैं फ्रिच फ्रिच का और प्रेस्कॉट का और ली का, इसके बारे में हम थोड़ा आउटलाइन देख लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो जो एफी फ्रिच थे, इन्होंने 1935 में एक क्लासिफिकेशन दिया और इन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, तो इन्हें जो हम बोलते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी बोलते हैं और इन्होंने बहुत, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल था और इन्होंने क्लासिफिकेशन जो पब्लिश किया वो 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया। और किस में पब्लिश किया था? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया। और इसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन जो प्रपोज किया किस बेसिस पे प्रपोज किया, तो वो डिफरेंट करेक्टर्स थे। नंबर 1 पिगमेंटेशन, फिर केमिकल नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल एंड फ्लैजिलर अरेंजमेंट, उसके बाद प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इन द सेल एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बेस पर इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया और इन्होंने जो 11 क्लास थे, 11 क्लास में फंजाई को एल्गी को डिवाइड किया। ठीक है, इसके बाद जो प्रेस्कॉट थे, इन्होंने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया और इनका क्लासिफिकेशन भी लगभग फ्रिस्ट के बेस पे ही था। ठीक है, इन्होंने बताया प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस इसके आधार पर। ठीक है, इसके बाद पिगमेंटेशन, बायोकेमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल और रिजर्व फूड मटेरियल एंड द लाइफ हिस्ट्री एंड रिप्रोडक्शन, लाइफ हिस्ट्री और रिप्रोडक्शन इसके बेस पे इन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, उसके बाद ली, सबसे रिसेंट जो क्लासिफिकेशन है वो ली का क्लासिफिकेशन है। इन्होंने एल्गी को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। फिर उन्होंने बताया जो प्रोकैरियोटा है उनको डिवीजन में फर्स्ट डिवाइड किया। प्रोकैरियोटा में ओनली 1 डिवीजन प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं साइनोफाइटा। साइनोफाइटा इज अ प्रोकैरियोटिक एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। whereas eukaryotia were further divided on the basis of, ये याद रखना स्टेटमेंट, यूकैरियोटा को इन्होंने डिवाइड किया क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसकी मेम्ब्रेन के नेचर पर, उसकी मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके आधार पर इन्होंने यूकैरियोटा को फर्दर डिवाइड किया। ठीक है, तो हम बाउकेरिया को देख लेते हैं। बाउकेरिया में जैसे फ्रिश थे, उन्होंने डिवीजन एल्गी बनाया। ठीक है, एल्गी, फिर उसके बाद इन्होंने इसे जो बाउकेरिया है इसको किस में रखा? क्लोरोफाइसी में रखा। ठीक है, और ऑर्डर इनका क्या था? साइफोनेल्स। ठीक है, क्योंकि इसके जो बाउकेरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हम बोलते हैं कि थैलस स्ट्रक्चर होता है, वो साइफन लाइक होता है, मतलब होलो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें कोई डिवीजन सेप्टा नहीं होते हैं। ठीक है, अब फैमिली बाउकेरेसियन, जीनस बाउकेरिया। ठीक, इसी प्रकार प्रेस्कॉट ने फाइलम क्रेसियोफाइटा में इसे रखा और इसके बाद सब डिवीजन जेंथोफाइसी में इसे रखा। इसी प्रकार हम बात करेंगे वोल्ड एंड वाइनी ने डिवीजन क्रेसियोफाइटा में रखा, क्लास जेंथोफाइसी में ही रखा एंड ऑर्डर बाउकेरियल्स में रखा। ठीक है, तो ये याद रखना, फ्रिस्ट ने इसे साइफोनेल्स ऑर्डर बनाया था और इसके बाद जो ली और बोल्ड ने बाउकेरियल्स ऑर्डर बनाया था। ली ने इसे जेंथोफाइसी क्लास में रखा था, इन्होंने बोल्ड और वाइमन ने भी जेंथोफाइसी क्लास में ही रखा था। फाइलम इन्होंने जो बनाया था वो हेट्रोकेनेटोफाइटा बनाया था। ये क्या होता है? ये हेट्रोकेनेटोफाइटा ऑन द बेसिस में वो एल्गी रखी जिनमें 2 डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, पिपलेस एंड टेंसिल टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अक्रेंस की। ये मोस्टली जो होते हैं टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं और क्या है, मोस्टली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर। कुछ एल्गी कुछ बाउकेरिया की स्पीसीज मैराइन में भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होती हैं। तो पहले बाउकेरिया सैसिलेसिस, ये टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है। बाउकेरिया हेमेटे,
टेरिस्टियल है, बाउकेरिया टेरिस्टिस टेरिस्टियल स्पीसीज है। ये तीन स्पीसीज जो है वो टेरिस्टियल स्पीसीज हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बाउकेरिया पिल्लोबोलॉइडस, ये मैराइन स्पीसीज है। ये याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बाउकेरिया पिल्लोबोलाइडस जो है वो मैराइन स्पीसीज है। इसके बाद बाउकेरिया एम्फीबिया, एम्फीबिया से आपको पता ही होगा कि एम्फीबियंस मतलब कि वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। तो इससे ये जो होती है ये एम्फीबियस नेचर की स्पीसीज होती है, मतलब वाटर में भी रह सकती है और लैंड पे भी, टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रह सकती है। तो बाउकेरिया एम्फीबिया, ये याद रखना। फिर इसके बाद हम थैलस एंड मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, थैलस के मार्फोलॉजी और अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका थैलस होता है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइजोइडल और इरेक्ट जो होता है ब्रांच्ड सिनोसिटिक, साइफाइनस लाइक स्ट्रक्चर, एरियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हम जब बात करेंगे इसके डायग्राम की, देखो ये है, ये राइजोइडल है, ये पोर्शन राइजोइडल है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो राइजोइडल पोर्शन हो गया। इसके बाद जो इरेक्ट पोर्शन ब्रांच है, और ब्रांच कैसी होती है, मोनोपोडियल टाइप की ब्रांच होती है इसमें। और इसमें देखो कि सेप्टा नहीं होते प्रेजेंट, ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारा थैलस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पार्ट को हाईलाइट कर लेंगे। जैसे थैलस कंपोज्ड ऑफ एलोइस ग्रीन सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर बट कोरस फिलामेंट्स ब्रांच्ड एट इरेगुलर इंटरवल। जो फिलामेंट्स होते हैं वो इरेगुलर इंटरवल पे मतलब ब्रांच हो जाते हैं, मतलब या उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। ठीक है, इसके बाद थैलस कंसिस्ट ऑफ कलरलेस बेसल राइजोइडल, जो राइजोइडल होता है वो कलरलेस होता है। इसके बाद जो इरेक्ट एरियल फिलामेंट्स विद एपिकल ग्रोथ एंड मोनोपोडियल ब्रांचिंग, एपिकल ग्रोथ होती है क्योंकि जो फिलामेंट का अपेक्स होता है वहां से ही ग्रोथ इसकी स्टार्ट होती है, और मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। ये भी याद रखना, मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेल वाल डिवाइडेड इनटू एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस। इसमें सेल वाल दो पार्ट में, दो लेयर में डिवाइड होती है। जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टिक सब्सटेंस की बनी हुई होती है, और जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद डिस्क्वाइडल प्लास्ट, जो डिस्क्वाइड होता है, डिस्क्वाइड से आपका प्लास्टिड होता है। इसमें साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी स्मॉल क्रोमेटोफोर्स होते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं कंटेन क्लोरोफिल ए एंड ई एंड कैरोटेनॉइड्स, और क्लोरोफिल बी इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, इसीलिए से हम क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं। आफ्टर दिस पायरेनोइड्स आल्सो आर अब्सेंट इन क्रोमेटोफोर्स। हम जेंटोफाइसी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसमें भी बता चुके हैं, पायरेनोइड्स अब्सेंट होते हैं जेंटोफाइसी फैमिली में। अब क्लास में इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्व फूड इज ऑयल। इसका जो रिजर्व फूड होता है वो ऑयल होता है। ठीक है, एंड गेट्स स्टोर्ड विद इन द साइटोप्लाज्म एंड द फॉर्म ऑफ काउंटलेस ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म में स्टोर रहता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बाउकेरिया होता है, बाउकेरिया में साइटोकाइनेसिस इज अनयूजुअल, नॉट यूजुअली फाउंड। ठीक है, बाय माइटोसिस, मतलब कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती। सो द सेल रिटेन मल्टीपल न्यूक्लियाई एंड द सेप्टा अपीयर्स ओनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो सेप्टा हमें कब दिखाई देते हैं, देखो यहाँ पे जो सेप्टा जो फॉर्म होता है वो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव के टाइम, रिप्रोडक्शन जब होना होता है तब फॉर्म होता है। वैसे पूरी होल बॉडी इसकी कैसी है, नॉन सेप्टेट है। मतलब नॉन सेप्टेट बोले तो सिनोसिटिक है, सिनोसिटिक बोले तो कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस पूरे सेल में ऐसे ही फ्रीली प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सेप्टा कब फॉर्म होता है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि जो हमारा ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, डिक्टियोसोम्स, ऑल दीज ऑर्गन्स, जो लाइट होती है, लाइट की इंटेंसिटी में इनका मूवमेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट लो लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी, इसके बेस पे इन ऑर्गेनल्स का मूवमेंट होता है, इसी के आधार पर इसका भी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है बाउकेरिया में। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं ओवरऑल इट इज सुटेबल टू कॉल बाउकेरिया एज ए सेलुलर सिनोसाइटिक ऑर्गेनिज्म। ये सेलुलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और रेदर देन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो इसे हम
सबसे सुटेबल टर्म इसके लिए यूज करना यही है कि ए सेलुलर सिनोसाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है। अब इसका जूस्पोर जो होता है, दिस इज कॉमनेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्वेटिक फॉर्म ऑफ बाउकेरिया। जो एक्वेटिक फॉर्म होती है बाउकेरिया उसमें ये कॉमन मेथड है बाय द जूस्पोर, ठीक है। जूस्पोर आर नॉर्मली मल्टीफ्लैजिलेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट। जो जूस्पोर इसके होते हैं वो मल्टीफ्लैजिलेट एंड मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। वो भी कंडीशन देख लेते हैं कैसे। जो जूस्पोर होता है, जूस्पोर ऑफ बाउकेरिया इज कंपाउंड स्ट्रक्चर। जो बाउकेरिया का जूस्पोर होता है वो कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है। फॉर्म एज अ रिजल्ट, देखो मैं पूरे जूस्पोर कैसे फॉर्म होता है, जूस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो पूरा बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूंगा जिनसे क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। तो जो जूस्पोर ऑफ बाउकेरिया होता है वो कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट विद इन द जूस्पोर एंजाइम। कैसे फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है ये, एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ प्रोटोप्लास्ट विद इन द जूस्पोर एंजाइम एंड डिवाइड इनटू यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर। फिर क्या होता है, थस इट मे बी मोर एप्रोप्रिएट टर्म यूज कंपाउंड जूस्पोर या सिन जूस्पोर, ठीक है। इसे फिर हम बोल देते हैं कंपाउंड जूस्पोर या सिन जूस्पोर। अब इसके जो करेक्टर है, देयर आर सम फैक्टर्स विद विच प्रमोट्स जूस्पोर फॉर्मेशन, जैसे लो लाइट इंटेंसिटी या कंप्लीट डार्कनेस फेवर करती है जूस्पोर फॉर्मेशन को। चेंज फ्रॉम रनिंग टू स्टिल वाटर, ठीक है। चेंज फ्रॉम रनिंग टू स्टिल वाटर, रनिंग वाटर से स्टिल वाटर में चेंज होना, ठीक है। फिर उसके बाद वीक कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में वीक कंसंट्रेशन होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स की, तो ये फेवर करेक्टर फेवर करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्लानोस्पोर। जो एप्लानोस्पोर्स होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होता है। तो जब एक्सट्रीम डेसिकेशंस या लो टेम्परेचर कैन प्रोड्यूस एकाइनेट्स, नहीं एप्लानोस्पोर्स की बात कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग जूस्पोर, टेरिस्टियल इंडिविजुअल में हैव entire content of the sporangium develops into a non motile एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। जो हमारा ये एप्लानोस्पोर्स होता है वो मोस्टली हमारा टेरिस्टियल स्पीसीज के अंदर बनता है और अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। तो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो थिन वॉइल्ड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिन वॉइल्ड क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये भी याद रखना एप्लानोस्पोर्स के द्वारा भी यहाँ पे होता है, और ये याद रखना कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये थिन वॉल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फिर से जो होते हैं वो फिर से जर्मिनेट करके नया बाउकेरिया बना लेते हैं, ठीक है। अब एकाइनेट्स, एकाइनेट्स इज आल्सो एकाइनेट्स आल्सो फॉर्म इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक्सट्रीम डेसिकेशन या लो टेम्परेचर कैन प्रोड्यूस एकाइनेट्स, मतलब लो टेम्परेचर पे ये एकाइनेट्स प्रोड्यूस होते हैं इन सम एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्पीसीज ऑफ बाउकेरिया। इन दिस कंडीशन इसमें क्या होता है, ब्रांच फिलामेंट डिवाइडेड इनटू रॉ शॉर्ट सेगमेंट बाय थिक जिलेटिनस क्रॉस वॉल्स, ठीक है। दिस रिजल्टिंग मल्टी न्यूक्लिएट थिक वाइल्ड सेगमेंट लोब्ड विद ऑयल आर नोन एज सिस्ट। ऐसे यहाँ पे देखो ये है, ये सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। जब ये सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो इसे हम एकाइनिट्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको एकाइनिट्स या हाइपेनोस्पोर्स बोलते हैं, हाइपेनोस्पोर्स बोलते हैं। ये मल्टीलेयर थिक वाइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये थिक वाइल्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इनको हम एकाइनिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बोला है इन दिस कंडीशन ब्रांच फिलामेंट डिवाइडेड इनटू रॉफ शॉर्ट सेगमेंट बाय थिक जिलेटिनस क्रॉस वॉल्स एंड दीज रिजल्टिंग मल्टी न्यूक्लिएट थिक वाइल्ड सेगमेंट आर नोन एज सिस्ट। देखो ये इसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और थिक वाल बना लेते हैं तो ये एक सिस्ट बन जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, फिर इन्हें हम हाइपेनोस्पोर या एकाइनिट्स बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस्ड इन डाइकोटमस ब्रांचेस। ये डाइकोटमस ब्रांचेस पे प्रोड्यूस होते हैं। जो देखो डाइकोटमस टाइप ऑफ ब्रांचिंग है, ये देखो ये ये डाइकोटमस टाइप ब्रांचिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये डाइकोटमस टाइप ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। उस पर ये प्रोड्यूस होते हैं
और इसको हम आल्सो बोलते हैं गोंगिरियो गोंगरोसीरा स्टेज बोलते हैं। इससे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गोंगरोसीरा स्टेज किसमें पाई जाती है। गोंगरोसीरा जो स्टेज होती है वो हमारी बाउकेरिया में पाई जाती है। इसमें होता क्या है, आफ्टर सम टाइम कंडीशन एक डेवलप हो जाती है कि जो हमारा सिस्ट बना था उसमें क्या होता है, सम टाइम द प्रोटोप्लास्ट ऑफ सिस्ट में डिवाइड इनटू मैनी यूनिन्यूक्लिएट जो एमिवाइड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। एमिवाइड जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम फिर बाद में बोल देते हैं गोंग्रोसीरा स्टेज बोल देते हैं। इसे बाद में क्या बोल देते हैं हम, गोंग्रोसीरा स्टेज बोल देते हैं। होता क्या है, जैसे कि ये है, अब ये सिस्ट बना, ये सिस्ट हमारा एमिवाइड जो अमीवाइड लाइक स्ट्रक्चर इसने बना लिया। जब ये अमीवाइड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं गोंग्रोसीरा स्टेज। गोंग्रोसीरा स्टेज जब बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसी स्टेज हमारी एक एल्गी होती है उसमें पाई जाती है, उस एल्गी का नाम है गोंग्रोसीरा, इसीलिए इसको नाम रख दिया गया गोंग्रोसीरा स्टेज। इस टाइप का एल्गी में स्ट्रक्चर होता है, एक जीनस है एल्गी का गोंग्रोसीरा, उसमें भी यही कंडीशन देखने को मिलती है कि एमोवाइड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो और बाद में ये जर्मिनेट कर जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती है। तो इसे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, गोंग्रोसीरा स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया बाउकेरिया का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जर्नल कैरेक्टर ऑफ बाउकेरिया याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके जो हमने स्पीसीज बताई वो याद रखना, और सिस्टमेटिक पोजीशन बताया वो भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने देखा है कि जो फादर ऑफ फाइकोलॉजी थोड़ा आउटलाइन दी, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो ये चीजें याद रखना। पीडीएफ हम टेलीग्राम के लिंक पे प्रोवाइड करा देंगे इसका, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।